गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वार्निंग दिया है कि भैया रुक जाओ, जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लो, वरना पुतिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये बात व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के सामने ट्रंप ने कही है कि भैया जो शर्तें हैं, जो हिस्सा गंवा चुके हो छोड़ दो उसको, जो ईस्टर्न यूक्रेन का है। नहीं माने तो पुतिन तुम्हें पूरा ही बर्बाद करके छोड़ेगा। तालिबान का कहना है कि भारत उसका दोस्त है। चलिए साहब, दुनिया में नई नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन निकल के आ रही हैं। ट्रंप साहब ने एक बार फिर से अपनी कहानी दोहराई है और कहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो ड्यूरेंट लाइन है, वो ड्यूरेंट लाइन जो है अफगानिस्तान क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज शाम तक की जो खबर आई थी कि ट्रंप साहब ने भारत को फिर से धमकी दी है कि इंडिया के ऊपर जो बड़े सो कॉल्ड हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है वो मेंटेन रहेंगी तब तक जब तक भारत रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर देता है। तो इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में हमेशा रोशनी रहे, खुशियों का वास रहे, सुख समृद्धि शांति और स्वास्थ्य रहे, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलें और आने वाला वर्ष जो है वो आपके लिए हंसी खुशी का और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ष हो। तो इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। तो पहले इसी बात पर लेके चलते हैं कि ट्रंप साहब ने जो एक किस्म से फिर से धमकी दी है कि भैया हम आपको जो 50% का टैरिफ है वो हटाने वाले नहीं हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। भारत की ओर से उम्मीद की जा रही थी कि शायद नवंबर के महीने में जो टॉक्स हैं वहाँ पर कुछ हो जाए, लेकिन आज फिर से कहा कि अगर इंडिया रशियन ऑयल स्टॉप नहीं करेगा तो भारत को मैसिव टैरिफ पे ही करना पड़ेगा। उनका कहना था कि आई स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी डूइंग द रशियन ऑयल थिंग। अब ये सवाल ही पैदा होता है कि जब उनसे पूछा गया कि वेदर इट वाज नॉट अवेयर ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प, तो ट्रम्प ने कहा कि बट इफ दे वांट टू से दैट देन दे विल जस्ट कंटिन्यू टू पे मैसिव टैरिफ्स एंड दे डोंट वांट टू डू दैट। ये बात उन्होंने कही है। तो अब जो रशियन ऑयल हम खरीद तो रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन व्हाइट हाउस से एक बार फिर एक वार्निंग का आना और एक बार फिर से ये कहा जाना कि भाई आप रशियन ऑयल को रोकिए, वरना आपके ऊपर जो मैसिव टैरिफ लगे हुए 50% के, इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये क्या कहा जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो व्यापार है 8.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो अमेरिका को होता था वो डाउन होकर 5.5 बिलियन डॉलर पे आ गया है। तो ऑलरेडी हमको 3.3 बिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ ले दे के अमेरिका से हुआ है। और ये 3.3 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है करीब करीब 30,000 करोड़ का नुकसान है, और ये सितंबर का नुकसान है। अक्टूबर के नुकसान और ज़्यादा बड़े होंगे। ये तो फ्रंट लोडिंग हुआ है थोड़ा सा उससे पहले अगस्त में, तो आपको थोड़ा ठीक ठाक फिगर नज़र आ रहा है 5.5 बिलियन डॉलर का, अदरवाइज तो ये और नीचे चला जाएगा। तो 30,000 करोड़ का कम एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ है अमेरिका को सिर्फ पिछले महीने में, और इस साल ये बढ़कर और आगे जा सकता है। अब ऐसे में क्या भारत सरकार के पास कोई कॉन्टिजेंसी प्लान है एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए? सिर्फ ये कहने का कि हम और मार्केट ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर आपका माल बिकेगा। तो भैया माल तो ऐसे बिकता नहीं है, हमने तो माल को ऐसे बिकते देखा नहीं है। जहाँ पर 0% का टैरिफ है हमने वहाँ भी इंडियन माल बिकते नहीं देखा। जापान के अंदर गारमेंट्स को और जो कपड़े वगैरह हैं उसके ऊपर 0% ड्यूटी है इंडिया के, लेकिन उसके बावजूद भी हम जापान को कुछ खास एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो हमारे पास है, जो हम बेचना चाहते हैं,
वो उनकी ज़रूरत नहीं है, और जो उनकी ज़रूरत है वो हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये एक ट्रेजेडी है ना। तो फिर वो यहाँ से निकल के चाइना चले जाते हैं और फिर चाइना से पूछते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं क्या चीज़ तुम बनाते हो क्या? वो कहते हैं हाँ हम बनाते हैं, तो वो उनसे खरीद लेते हैं। तो हमारा जो माल यहाँ जो बन रहा है, अगर उसका कोई बाहर कोई ग्राहक ही नहीं है और हम डाइवर्सिफाई भी करने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारा माल कौन खरीदेगा अल्टीमेटली? हम इस बात के ऊपर कभी गौर ही नहीं करते कि दुनिया की ज़रूरत क्या है। हम अपने हिसाब से माल प्रोड्यूस करते हैं और सोचते हैं कि इंडिया में कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन जब फॉरेन में बेचने की बारी आती तो उसका कोई ख़रीदार हमको नहीं मिलता। और ले दे के हम टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, हम तो अब कमोडिटीज़ भी नहीं बेच पा रहे हैं, और वहाँ भी हमें एक टफ कंपटीशन का सामना करना पड़े, चाहे वो कारपेट हो, लेदर हो, जूते हों, श्रिम्प्स हों, गारमेंट हो, टेक्सटाइल हो, या फिर कोई टाइल्स वगैरह हो या केमिकल्स हों, हम वो भी नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हमारे पास सेल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बेचने के लिए, तो हम वहाँ पर मार खा जाते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है भरपूर मात्रा में चाइना के पास है। तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो 2014 में हम 330 बिलियन डॉलर का सामान बेचते थे, 330। और अब 11 साल बाद हम मुश्किल से 400 सवा 400 बिलियन डॉलर का सामान बेच पाते हैं दुनिया को। यानी कि हमने पिछले 11 साल में कितनी तरक्की की। ले दे के मुश्किल से 100 बिलियन डॉलर भी हम नहीं जोड़ पाए पूरे सामान के अंदर, पूरी दुनिया के लिए। ये हमारी कमज़ोरी दिखाता है ना अल्टीमेटली। तो ये किसी और की कमज़ोरी थोड़े ही दिखा रहा है। आते हैं दूसरी खबर के ऊपर कि तालिबान की भारत से बढ़ती हुई दोस्ती पर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी चिंताएं हैं, वहाँ फिक्र है। और पाकिस्तान को लगता है कि भारत अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहा है, और उनको जो भी चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं वो इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को सप्लाई कर रहा है। अब ख़ास तौर से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रिश्ते बन रहे हैं उसको लेके तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद उर्फ मुल्ला याकूब ने एक जवाब दिया। उनका कहना है कि हम जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन को लेके, और जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान के, हम उन्हें खारिज करते हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर इस्लामाबाद का एक इल्ज़ाम ये है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार जो है वो पाकिस्तान में वायलेंस को बढ़ावा दे रही है, और इंडिया के इशारे पर ऐसा हो रहा है। तालिबान का कहना है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। दोहा के अंदर अल जज़ीरा के साथ उनका एक इंटरव्यू आया, तो उनका कहा है कि ये तो सारे के सारे इल्ज़ाम बेमानी हैं, और हम कभी भी अपने मुल्क का इस्तेमाल दूसरे किसी कंट्री के खिलाफ टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के लिए हम नहीं करने दे सकते। और सिर्फ बात इंडिया की नहीं है, किसी भी देश के खिलाफ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो वो हमारी ज़मीन पर नहीं हो सकती। अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी और थर्ड कंट्री के ऊपर कोई अटैक करने के लिए, टेररिज्म एक्टिविटी के लिए हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, और दोनों को अच्छे प्रिंसिपल के ऊपर आपस में अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। लेकिन कोई ये कहे कि हम इंडिया के कहने के ऊपर आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं या हम आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत होगा। इंडिया की अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, और आप दोनों को मिक्सअप करके हमारे ऊपर एक बेमानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक और खबर है ट्रंप साहब के बारे में, जहां पर उनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ था वो मैंने करवाया था। मुझे लगा 40-50 बार तो बोल चुके होंगे, अब तो काउंट भी याद नहीं मुझे। तो एक बार फिर से क्रेडिट लिया है कि मैंने जब उनसे कहा कि तुम्हारे ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो फिर वो मान गए और उन्हें जंग ख़त्म कर दी। फॉक्स न्यूज़ को एक उनका इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने ये बात फिर से दोहराई। अब ये फॉक्स न्यूज़ कौन है साहब? फॉक्स न्यूज़ का भी ट्रंप से बड़ा क्लोज रिश्ता है। एक किस्म से कह सकते हो कि ज़्यादा करके जो भी इंटरव्यू आते हैं, आपने नोट किया होगा, ट्रंप साहब के फॉक्स न्यूज़ में ही आते हैं, क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी है फॉक्स न्यूज़ के साथ में। तो जब कभी कुछ होता है तो फॉक्स न्यूज़ चला जाता है कि ट्रंप साहब इंटरव्यू दे दो, और वो दे देते हैं। जैसे घर की बात होती है ना, कुछ इस किस्म की। और जिस किस्म का ये बयान देना होता है वो वहाँ पर दे देते हैं, और फिर कहते हैं मैंने ऐसे करके लाखों लोगों की जान बचाई है, वरना कुछ और हो जाता है। मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी थी, आप सौदा नहीं कर पाएंगे, आप व्यापार नहीं कर पाएंगे।
और 24 घंटे के अंदर मैंने वॉर रुकवा दी थी। भारत हमेशा से उनके दावे को खारिज करता आ रहा है और अब फिर से खारिज करता है, लेकिन अब हमने देखा है कि ऑफ लेट तो इंडिया ने खारिज करना भी बंद कर दिया है। इंडिया सोचता है कि ट्रम्प साहब तो रोज ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, अब क्या क्या उनसे हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेटली क्या कहेंगे उनको। रोज रोज उस बात का जो वो कहते हैं उसका फिर से हम निराकरण करें या उसको रिजेक्ट करें, कोई मीनिंग नहीं है उसका। जब आप एक चीज़ को 40 बार कह दोगे और फिर 40 बार उसका रिबटल आएगा, उसका रिफ्यूज़ल आएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इंडिया ने तो उसका फिलहाल तो जो कहते हैं ना कि जो जवाब है वही देना बंद कर दिया है। और मेरे मुझे लगता है ये ठीक भी पॉलिसी है। अब आखिरकार आप कब तक जवाब देते रहोगे। अब आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि ये उन दोनों के बीच में एक ड्यूरेंट लाइन है। लेकिन अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को स्वीकार क्यों नहीं करता, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? क्या उसके पीछे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है? अफगानिस्तान की सरकारों का मानना है कि समझौता अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान पर ब्रिटिश प्रेशर था, तो वहां पर उनसे साइन करवा लिए गए थे। जी हाँ, ब्रिटिश प्रेशर था। ये जो ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये 2640 किलोमीटर लंबा है। 2640 किलोमीटर है और इसका नाम जो पड़ा है ड्यूरेंट लाइन, वो ब्रिटिश डिप्लोमेट सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम पर पड़ा है। सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। ये रेखा जो है, जो लाइन है, ये जो पख्तून ट्राइबल्स हैं उनका जो एक ट्रेडिशनल एरिया है उसको ये सेपरेट कर देते हैं, जो दोनों देशों में रहते थे। अफगानिस्तान ने कभी भी इस लाइन को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, कि उनका मानना था कि जबरदस्ती उनसे साइन करवाएगा यहाँ की जो जो लाइन थी वो। अब इसके बहुत सारे रीज़न जो हिस्टोरिक भी हैं और कल्चरल भी हैं। अफगानिस्तान सरकार का मानना है कि समझौता अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान पर ब्रिटिश प्रेशर में एक पूरा का पूरा एक साइन करवा लिया गया था। और ये जो पख्तून जो ट्राइबल्स हैं, या पख्तून कौम है, ये उसको तोड़ देता है। आधे इधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं। तो पख्तून लोग इस एरिया में जो है वो मेजॉरिटी में हैं। वो इस लाइन को बेसिकली अपनी कल्चरल और अपनी पहचान के खिलाफ मानते हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान का दावा है कि ये समझौता जो था 100 सालों में था और 1993 में ख़त्म हुआ और 1893 के अंदर इसको साइन किया गया, तो 100 साल का था। अब दूसरी ओर पाकिस्तान जो ड्यूरेंट लाइन है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और उसे अपनी सॉवरेनिटी का हिस्सा मानता है। लेकिन इस लाइन के दोनों ओर लगातार टेंशन बनी रहती है। यहाँ पर स्मगलिंग भी होती है, टेररिज्म भी है, इलीगल आना जाना है। कौम एक है ना एक्चुअली देखा जाए तो। और पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में अपनी बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाने का, फौजी चौकियाँ वहाँ पर बनाने का कोशिश की है, जिसका अफगानिस्तान ने हमेशा विरोध किया। उनका कहना है कि ये इस खित्ते की जो स्टेबिलिटी है ये उसको एक किस्म से कहा जाए तो डिस्टर्ब करता है। पाकिस्तान की आर्मी ने पिछले 4 साल में करीब 1200 से अधिक बार अफगानिस्तान के बॉर्डर का और 710 बार उसके एयर स्पेस का वायलेशन किया है, ये अफगान लोग बताते हैं। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रगल है उसके कारण जो हमारे रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा टेंशन वाले हो गए हैं। और पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद तो झड़पें भी ज़्यादा हो गई हैं, कई लोगों की मौत हुई है, दोनों साइड से मौत हुई है। कोई ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक ही साइड से मौत हुई है। तो फिर बाद में समझौता तो खैर कतर में करवा दिया गया है, पर कहीं ना कहीं एक बात तो सामने आ रही है कि जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए दोनों के बीच में, वो पैदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पहले ही दिन पता लग गया जब जो स्टेटमेंट दोहा से फॉरेन मिनिस्ट्री से निकल के आया था, उसके अंदर से ड्यूरेंट लाइन वर्ड निकाल दिया गया अंडर द अफगान प्रेशर। तो ये मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की एक किस्म से जियोपॉलिटिकल विक्ट्री भी कहा जा सकता है कि वो दरअसल दोहा को प्रेशराइज कर पाए, उसको दबाव डाल पाए। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे और विदा लेंगे। आज दिवाली का दिन है, हालांकि कई लोगों की नज़र में दिवाली कल भी है,
तो थोड़ा पंचांग के हिसाब से कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है और एक ही त्यौहार 2 दिन भी आ जाता है। तो दिवाली तो मुख्यतः आज ही है, कुछ लोग कल भी मनाएंगे। तो हमारी ओर से लोगों को, सबको, अपने दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य रहे। और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बने रहिएगा हमारे साथ, फीडबैक देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू।